यस, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में जब मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए थे कि ये टॉपिक आपको करके जाना है नवंबर 2023 में, ये टॉपिक से हो सकता है क्वेश्चन पूछे। और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि मई 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, और मैंने वहां पे आपको बताया था कि ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, जब लिमिटेड फैक्टर होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कैसे निकालना है। क्वेश्चन तो बहुत वेराइटी के बनते हैं वहां पे, लेकिन आपके लेवल पे एक उसमें से सिंपल वेराइटी का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और साथ ही में अगर आपने देखा वो वीडियो, तो मैंने 5 ऐसे टॉपिक बोले थे आपको कि ये तो मिनिमम आपको करके जाना ही है डिसीजन मेकिंग में। 5 टाइप की डिसीजन मेकिंग, वहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बनते हैं। आ जाओ यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग में पूछता क्या है। एक तो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या होता है ना। रिवर्स कैलकुलेशन आपसे पूछ सकता है कि डिजायर सेल निकालिए अगर हमें इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो छोटे मोटे फैक्टर को चेंजेस करके, ठीक। दूसरा, मार्जिनल एंड ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आपको छोटा सा मार्जिनल एंड ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस पता हो। साथ ही में प्रॉफिट दोनों का अलग आता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कॉस्ट में हम लेते चीजें अलग है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या है और ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्या है, अगर आप डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ोगे, यहाँ पे फिलहाल ये टॉपिक में कवर नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको स्किप करते हैं। पर याद रखना, सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं, एंड इट्स रिकॉन्सिलेशन, किन कारणों की वजह से मार्जिनल और ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के प्रॉफिट अलग होते हैं, इसके रिकॉन्सिलेशन करना। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था WIP या फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन अलग होती है, इसलिए मार्जिनल एंड ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग का प्रॉफिट, साथ ही में अंडर ओवर रिकवरी तो हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करते टाइम ही एडजस्ट कर देते हैं, तो सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ WIP एंड फिनिश गुड्स की वजह से प्रॉफिट अलग आएगा, ठीक। ये भी टॉपिक अपने सिलेबस में है। डिसीजन मेकिंग, ये भी टॉपिक अपने सिलेबस में है, बट लिमिटेड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिसीजन मेकिंग में ऐसी बात नहीं है। शट डाउन लेवल आपसे पूछता है क्या? बिल्कुल पूछता है, ये भी तो एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। तो डिसीजन मेकिंग में कुछ ऐसे टॉपिक है जो है नहीं, लेकिन पूछते रहता है। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने को, तो ठीक है, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है, पास्ट के RTP हो गए या पास्ट ईयर के अटेम्प्ट के क्वेश्चन हो गए, वहीं के क्वेश्चन है, ठीक। हर एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन बढ़िया से करेंगे। हर एक टॉपिक में बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपके लेवल पे एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन, कि बेसिक नॉलेज से बेसिक लेवल का क्वेश्चन बनना चाहिए, उतने लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक। आगे डिस्कस करते टाइम मैं ये बात आपको बताऊंगा। अब डिसीजन मेकिंग टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का जो ये वाला पोर्शन है, देखो, जब भी आप दो टाइप के कॉस्टिंग होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। एक तो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग और दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग। नोट्स लिखने की जरूरत नहीं, PDF डाल दूंगा, ठीक। ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको PDF मिल जाएगा। फिलहाल ध्यान से बस चीजों को सुनो। जब भी हम किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं ना, तो ये दोनों कॉस्टिंग को यूज करते हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग या रेगुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ डिसीजन ले रहे हैं, तो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग की यूज करते हैं। अभी सिर्फ आप सुनो, डिटेल में ऑब्जर्प्शन और मार्जिनल पे एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ इलस्ट्रेशन में दिया है, उसके बाद सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे क्यों। फिलहाल बस इतना बात याद रखो, सेकेंड टॉपिक हम वहीं आने वाले हैं। जब भी कोई एग्जिस्टिंग एंड रेगुलर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, मान लो मैं बैग बनाता हूँ, ठीक है, तो उस बैग से कितना कमाता हूँ, प्रॉफिट क्या है, मेरा सेल कितना है, ये सारी चीज करना है अगर आपको, तो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग का कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। एक रेगुलर प्रोडक्ट से मान लो मैं कितना प्रॉफिट कमाता हूँ, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग। ध्यान से देखना, आप कॉस्ट शीट पढ़ते हो क्या? हाँ सर, कॉस्ट शीट पढ़ते हैं। कॉस्ट शीट से भी जो प्रॉफिट निकालते हैं हम, सिंपली ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग जैसा है, ठीक। अगर कोई नया ऑफर आया, ठीक, रेगुलर प्रोडक्ट मान लो मैं बैग बना रहा हूँ, वन टाइम ऑफर आया, किसी ने बोला मुझे 500 बैग की डिलीवरी करनी है, मुझे मान लो 1000 बैग में ऑलरेडी सेल करता हूँ साल में,
इस साल मुझे वन टाइम ऑफर आया कोई कि इतना बैग मुझे सप्लाई करना है। अब ये जो न्यू ऑफर है ना, इसको इवेल्युएट अगर मुझे करना हो, ये ऑफर मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? मार्जिनल कॉस्टिंग। वहां पे ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा अभी देखेंगे थोड़ी देर में, जब टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो याद रखना, जब भी कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नए प्रोडक्ट का ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वहां एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन के लिए कि ये ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं, उसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट यूज करना है। और जब भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के रिलेटेड मैं कुछ पता कर रहा हूँ, जैसे मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, हर एक साल बेच रहा हूँ, उसमें कितना कमा रहा हूँ, उसमें कितना कॉस्ट है मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट, उसके लिए ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग। ध्यान रहेगा क्या? चलो, तो दो टाइप की कॉस्टिंग होते हैं, एक मार्जिनल कॉस्टिंग एंड दूसरा ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग। ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट बोथ। ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट में टोटल कॉस्ट आपको लेना है, वेरिएबल भी और फिक्स भी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो हम बैग बनाते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, और ये फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन है, इतने क्वांटिटी बनाता हूं मैं, ठीक है, सेल करता हूँ, सेलिंग प्राइस क्या है 250, और बनाने का खर्चा जो वेरिएबल कॉस्ट है, बनाने का खर्चा है, वो कितना है 150। फिक्स कॉस्ट है 50,000। फिक्स कॉस्ट का मतलब मान लो इसमें रेंट इंक्लूड है, जहाँ पे स्पेस में बनता है, पावर वगैरह का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ईटीसी वगैरह, जो भी फिक्स कॉस्ट है सारे इसमें जोड़ के 50,000। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कितना प्रॉफिट कमाता हूं मैं इस बिजनेस से, तो आप कैसे करोगे? बड़ा सिंपल है, सेल निकाल लोगे, 1000 इंटू 2 से 50, 2.5 लाख का बिक्री होता है ना। और कॉस्ट में क्या घटाओगे? वेरिएबल कॉस्ट इतना 1.5 लाख का, फिक्स कॉस्ट 50,000 का, और बोलोगे सर प्रॉफिट इस बिजनेस से मैं कमाता हूं 50,000। ठीक है, ध्यान रहेगा, 50,000। एक चीज नोटिस करना, जब मैंने कॉस्ट घटाया तो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों घटाया, यानी कि मैं प्रोडक्ट कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स, यहाँ पे आप प्रोडक्ट कॉस्ट भी लिख सकते हैं। जब भी मैं रेगुलर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करता हूं, जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं उसका प्रॉफिट निकालता हूं, तो कॉस्ट में क्या लूंगा? प्रोडक्ट कॉस्ट में वेरिएबल भी और फिक्स भी, क्योंकि दोनों ही तो इनकर्ड हो रहे हैं और दोनों तो इसी प्रोडक्ट को बेच के मुझे कमाने हैं, तो कॉस्ट में तो दोनों जोड़नी पड़ेगी, तभी तो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी में निकाल पाऊंगा। तो ये जो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग है, अभी हमने पढ़ा था, कहाँ पे यूज करना है ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग? रेगुलर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए। यही है मेरा रेगुलर प्रोडक्ट जो मैं बना के बेचता हूँ। हाँ, रेगुलर प्रोडक्ट का, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का मतलब ये जो चीज में हम डील करते हैं। ठीक है, अब आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग पे। मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड ओनली वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर इसका एक और नया नाम है रिलेवेंट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। थोड़ी डिटेल में पढ़ोगे सारा नाम याद हो जाएगा, फिलहाल सिंपली समझो इसको। मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ क्या लेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्टिंग कहाँ पे यूज करते हैं? जब भी कोई नया ऑफर, न्यू ऑफर को इवेल्युएट करना हो। ठीक है, अब अपनी पुराने ही एग्जांपल में एक छोटा सा ट्विस्ट डालते हैं। अभी हम 1000 बैग बना के बेचते तो हैं और 50,000 कमाते हैं। ओके, एक नया ऑफर आया मेरे पास, न्यू ऑफर, ये रेगुलर प्रोडक्ट नहीं है, हमेशा इतना सेल नहीं होता, बस ये ऑफर आया है कि इतना सप्लाई मुझे करना है, 1000 बैग मुझे बना के बेचना है। ठीक है, और उन्होंने मुझे सेलिंग प्राइस कोट किया है 220, कि वो ज्यादा से ज्यादा 220 रुपया पर बैग मुझे दे सकते हैं। मैंने जब इवेल्युएट किया बनाने का खर्चा, तो ये आया 200। ये सारा चीज आपके एग्जामिनेशन में दिया रहता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जब आप अपना बैग रेगुलर बनाते हो तो 150 रुपया खर्चा लगता है, अपने एग्जाम्पल में ऐसा क्यों लिया कि 200 रुपीज खर्चा लगता है? होता क्या है ना, जब भी हमें अर्जेंट बेसिस में कोई ऑर्डर मीट करना पड़ता है ना, तो थोड़ा उसमें कॉस्ट ज्यादा लग सकता है। हो सकता है रॉ मटेरियल हमें फटाफट खरीदना पड़े, आसपास से हायर प्राइस पे खरीदना पड़े, कुछ लेबर हायर करना पड़े ऑर्डर को मीट करने के लिए, इसलिए मैंने बस एग्जाम्पल लिया है, अदरवाइज इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक, अब इस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे अगर डिसीजन हो, तो देखो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहता है। ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग से अगर प्रॉफिट निकालोगे तो ये बोलेगा सेल ले लो, सेल कितना है 220 में प्राइस है, एंड क्वांटिटी इंटू कर दोगे, वेरिएबल कॉस्ट कितना 200 रुपया एक बैग का इंटू 1000, फिक्स कॉस्ट कितना। तो देखो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है, प्रोडक्ट कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी लेना है, हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है 50,000,
लेकिन अब 50,000 में ये 1000 प्रोडक्ट भी बनना है और ये भी ऑफर का 1000 प्रोडक्ट बनना है, तो दोनों में बांटोगे तो 25,000 दोनों के हिस्से में आएगा। तो 25,000 फिक्स कॉस्ट का अपोर्शनमेंट यहाँ पे लिख दो। अपोर्शनमेंट डालोगे तो ये क्या आएगा, प्रॉफिट, ये आ रहा है लॉस 5,000। और ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग के अनुसार हमें ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, करेक्ट। तो ये ऑफर अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते नए बैग के, तो आप कितना कमाओगे, जितना बेच के पहले कमाते थे, 50,000 रुपया। लेकिन यहीं पे मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहता है कि ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग को भूल जाओ, ये कहाँ पे आप लगाना, अपनी रेगुलर प्रोडक्ट जो बेच रहे हो ना, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए नया ऑफर इवेल्युएट करना है, हमको अप्लाई करो, मार्जिनल कॉस्टिंग को अप्लाई करो। और मार्जिनल कॉस्टिंग कहता क्या है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को, रिलेवेंट कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट मानना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, किसी लॉजिक से छोड़ा है, तो इसमें ऐड कराने वाला हूं कुछ, ठीक है, ध्यान देना। अब वेरिएबल कॉस्ट को सिर्फ घटाओगे तो 2,20,000 में से 2 लाख घटेगा तो 20,000 आएगा, और ये तो प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट आ गया तो हम ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के कंसेप्ट अनुसार। और हमें मार्जिनल कॉस्टिंग ही क्यों अप्लाई करनी चाहिए, अब कितनी कमाई हो रही है, 50,000 तो होगी पुराना बैग बेच के, और ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले तो 20,000 और होगी। आप बोलोगे सर फिक्स कॉस्ट का हिस्सा क्यों नहीं लिख रहे आप, अरे जो फिक्स कॉस्ट है 50,000 वो तो ऑलरेडी इनकर्ड हो रहा है ना, आप नया बैग बनाओ या ना बनाओ वो फिक्स कॉस्ट तो इनकर्ड होगा। तो डिसीजन मेकिंग में हमेशा जो फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो रहा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बनाने की वजह से, वो नहीं लिया जाता। जब फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो रहा है तो इस पे डालो ही मत, वो फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे इनकर्ड हो रहा था ना, और होने के बावजूद वो फिक्स कॉस्ट 50,000 प्रॉफिट आ रहा था, तो इसको बनाओगे तो 20,000 एडिशनल आएगा और 70,000 प्रॉफिट आएगा, और एक्सेप्ट कर लो ऑर्डर, 20,000 एक्स्ट्रा कमाइए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट हमेशा कहाँ पे यूज करते हैं, जब कोई नया ऑफर को इवेल्युएट करना हो। अच्छा बताओ, ये 50,000 फिक्स कॉस्ट है, ये तो मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट को मेरे हिस्से में मत बांटो। लेकिन कोई अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट होता तो नया फिक्स कॉस्ट, मान लो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो थोड़ा सा और फिक्स कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगा, 5,000 एडिशनल, वो 50,000 नहीं, एडिशनल फिक्स कॉस्ट। एडिशनल फिक्स कॉस्ट को अवॉइडेबल भी बोल सकता हूँ, क्यों, ये प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो नहीं लगेगा, बनाओगे तो लगेगा, तो अवॉइडेबल है ना, अवॉइड किया जा सकता है। तब हम घटाते हैं यहाँ पे 5,000, लेकिन अभी तो कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर्ड हो नहीं रहा है तो नहीं घटा रहे। तो यहाँ पे क्या ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड ओनली वेरिएबल कॉस्ट एंड अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है जो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है उसको भूल जाओ डिसीजन मेकिंग में, आप नहीं भी बनाओगे नए प्रोडक्ट तो वो लगेंगे, क्योंकि वो तो रेंट पे आपने बिल्डिंग ले रखी है ना, अपना बना रहे हो ना, तो फिक्स कॉस्ट को मत बांटो। जब नया ऑफर इवेल्युएट करना हो तो नया ऑफर इवेल्युएट करना है, सिर्फ उस नए ऑफर पे क्या एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, क्या एडिशनल कोई फिक्स कॉस्ट आ रही है जिसको अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, उसी को बांटो। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। ये जो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट की बात, वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, वेरिएबल ओवरहेड को, इसको बोलते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट क्यों, बिकॉज दिस इज द कॉस्ट विच इज रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अगला टॉपिक यही है, ठीक है। वो कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग में रिलेवेंट है, सिर्फ उन्हीं को खर्चा मानना है, उसको रिलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आया क्या। ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग कहाँ पे यूज करना है, सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ इवेल्युएट करना हो, कितना कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, कम कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग नया कोई ऑफर आया ना, तो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे, उसको इवेल्युएट करने के लिए। चलो, अब डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक रिलेवेंट कॉस्ट, दूसरा इरिलेवेंट कॉस्ट। इरिलेवेंट कॉस्ट का मतलब इसको डिसीजन मेकिंग में लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं लेता, जैसे यहाँ 50,000 था, हम बांट ही नहीं रहे थे डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आप डिटेल में इसको भी समझते हैं। अच्छा, रिलेवेंट कॉस्ट में मैंने क्या क्या बोला, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, इसी को वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि बनाओगे तो खर्चा लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट है, ये लेंगे। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट लेते हैं क्या, डेफिनेटली सर, अभी मैंने आपको बताया कि अगर एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगने वाला होता तो आप लेते कि नहीं लेते, लेते, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी भी कंसेप्ट अभी देखने वाले। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कुछ है,
मान लो फॉर एग्जांपल ये नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा एडिशनल प्रोडक्ट में हम टाइम नहीं दे पाएंगे और कुछ यूनिट नहीं बना पाएंगे, तो उस पर जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है ना, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एन एग्जांपल। दूसरा, नया प्रोडक्ट मान लो कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तो नए प्रोडक्ट बनाने की वजह से कोई मशीनरी यूज कर रहे हैं और मशीनरी यूज नहीं करते तो हम उसका अल्टरनेटिव यूज कर सकते थे। मशीन मान लो खाली था, रेंट पे दे रखा था, उसको यूज करने लगे, रेंटल इनकम 5000 कमा रहे थे, वो कमा नहीं पाए क्योंकि हम उससे नया प्रोडक्ट बनाने में यूज कर दिए, तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस है ना, अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको 5000 आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इरिलेवेंट कॉस्ट का मतलब जो कि डिसीजन मेकिंग में नहीं लेना है, रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए लेना है, नया प्रोडक्ट नया ऑफर को इवेल्युएट करने के लिए लेना है। कौन कौन से खर्चे लेंगे? सारे वेरिएबल कॉस्ट, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट भी लेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ है वो भी लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है संक कॉस्ट, ठीक है, संक कॉस्ट में ही आता है पास्ट कॉस्ट। ठीक है, पास्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एक एग्जांपल समझो। मान लेते हैं मैंने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी नई प्रोजेक्ट पे और 5 लाख रुपया खर्च हो गया, ये खर्च हो चुका ऑलरेडी। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब कंप्लीट होती है तो खर्चा तो कंप्लीट हो गया, खर्चा तो लग गया। अब रिसर्च करने के बाद ऐसा मुझे पता चला कि प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी कम है, तो कम ही प्राइस में बिकेगी, और सिनेरियो कुछ ऐसा आया कि 3 लाख लगेगा प्रोडक्ट बनाने में और सिर्फ सेल कितने का होगा? 7 लाख का। तो देखो हम तो लॉस कर चुके एक बारी, कैसे? 5 लाख ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, 3 लाख और खर्चा करेंगे तो 8 लाख हो जाएगा और बिकेगा कितने में? 7 लाख में। तो 1 लाख का नुकसान है कि नहीं? अगर इसको बना के बेचते हैं तो नेट में 1 लाख का नुकसान होगा। अगर नहीं बनाते हैं तो मान लो प्रोडक्ट को ड्रॉप कर दिए कि 1 लाख का नुकसान नहीं करना, तो 5 लाख का नुकसान होगा। कैसे? 5 लाख का नुकसान ऐसे होगा कि आने वाले खर्चे और सेल तो नहीं होंगे क्योंकि प्रोडक्ट को नहीं बनाया, पर ऑलरेडी जो 5 लाख रुपया लग चुका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो तो वेस्ट हो गया। तो 5 लाख का नुकसान अच्छा है कि 1 लाख का नुकसान अच्छा है? डेफिनेटली 1 लाख का नुकसान अच्छा है ना? तो पास्ट कॉस्ट को इग्नोर करोगे तभी तो डिसीजन ले पाओगे बनाना बढ़िया है। अभी मैंने बोला ना, बनाओगे तो 1 लाख का नुकसान होगा, तो इसीलिए पास्ट कॉस्ट जो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है ना, उसको इग्नोर करके आगे एडिशनल कितना कमाया जा सकता है, एडिशनल खर्चा करके उसको ध्यान दो। अगर एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होता है और रेवेन्यू ज्यादा है एडिशनल कॉस्ट से, तो हमें हमेशा वो प्रोडक्ट बनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख खर्च करके अगर 7 लाख का रेवेन्यू आता है, कॉस्ट कितना है? 3 लाख, रेवेन्यू कितना है? 7 लाख, तो एडिशनल 4 लाख कमा रहे हैं कि नहीं? तो कमाओ भाई, बनाओ इस प्रोडक्ट को। नहीं बनाओगे तो 5 लाख का 5 लाख नुकसान जो खर्च हो चुके हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। बनाओगे तो 4 लाख कम से कम कमाओगे, तो 4 लाख कमाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 5 लाख खर्च हुआ था, 1 लाख का नेट में लॉस होगा, कोई बात नहीं, पर कमाओगे तो 4 लाख कम से कम। 4 लाख की लॉस तो रिकवरी हुई जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हुई थी, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा इरिलेवेंट कॉस्ट में क्या आएगा? कॉस्ट विच इज सेम इन बोथ अल्टरनेटिव। मान लो 2 प्रोडक्ट में चूज करना है, दोनों अल्टरनेटिव में एक कॉस्ट कॉमन है, वो डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? वो कॉस्ट दोनों में सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 प्रोडक्ट है बिल्कुल आइडेंटिकल, दोनों को एक को बनाओ तो सेल 1 लाख का होगा, 80,000 का कॉस्ट आएगा बनाने का टोटल, और बेचने में कमीशन लगेगा 20,000। प्रॉफिट कितना आएगा एक को बना के? 18,000। बी को भी करोगे सेम आइडेंटिकल है, ये 80,000 कर लो, 8 लाख हो गया है इतना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए बनाए या बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट के लिहाज से दोनों ही सेम है। आप ए बनाइए बी बनाइए, 18,000 आप कमाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बी को बेचने के लिए कमीशन नहीं लगेगा, तो पता है बी कितना, बी से हमें प्रॉफिट होगा 20,000। तो अब हमें ए बनानी चाहिए कि बी? हमें डेफिनेटली बी बनानी चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट क्यों चेंज हुआ? क्योंकि कमीशन दोनों में एक ऐसा खर्चा है कि एक के लिए हो रहा है दूसरे के लिए नहीं हो रहा है, तो हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट किया कि नहीं? अगर कमीशन दोनों में 2,000 था तो डिसीजन मेकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यही कहने का मतलब है, जब कोई कॉस्ट दोनों अल्टरनेटिव में सेम है तो डिसीजन मेकिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो वो भी इरिलेवेंट कॉस्ट है क्योंकि डिसीजन मेकिंग में रिलेवेंट नहीं है, डिसीजन मेकिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहला डिसीजन मेकिंग है मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, नया ऑफर इवेल्युएट करने का, वही है मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन।
जब भी हम कोई नया ऑफर इवेल्युएट करते हैं, अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था आपको, तो खर्चे में क्या लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट तो लेंगे, एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट भी लेंगे और कोई कंट्रीब्यूशन लॉस है वो भी लेंगे। हाल ही में एक्सप्लेन कर दिया है, दोबारा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। ये आ गया हमारा कॉस्ट। अगर ऑफर प्राइस इससे ज्यादा है तो हम ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। मान लो खर्चा बनाने का 1000 क्वांटिटी पे हमने चेक किया और बनाने का वेरिएबल कॉस्ट, एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जैसे कि कोई मशीन यूज कर रहे हैं, वो रेंट पे दे के पैसा कमा सकते थे 5000, तो रेंटल इनकम तो नहीं कमा रहे, तो 5000 क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो 1 लाख आया, तो 1 लाख से कुछ भी ज्यादा दे दे तो हम ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारे लिए तो बढ़िया है ना, एडिशनल रेवेन्यू हो जाएगा। और मान लो 1,20,000 है तो ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों, ये जो नया ऑफर मीट है, नया ऑफर हमें मीट करना है, उसके लिए खर्चे लग रहे हैं 1 लाख और हमें ऑफर प्राइस कितना है, अगर वो हमें क्वांटिटी सप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1,20,000, तो डेफिनेटली हमें ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, क्या इस कॉस्ट निकालते टाइम, नया ऑफर का जो क्वांटिटी है उसका कॉस्ट निकालते टाइम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जो फिक्स कॉस्ट लग रहा है उसका हिस्सा बांटोगे क्या? डेफिनेटली नहीं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग को कभी यूज नहीं करना है एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑफ मिनिमम प्राइस या इवेल्युएटिंग न्यू ऑफर। क्या हम 50,000 बांट रहे थे, यहाँ पे नहीं बांट रहे थे 50,000 का हिस्सा, ध्यान रहेगा क्या? चलो, क्वेश्चन बोले कि मिनिमम क्या प्राइस है, मिनिमम प्राइस इस ऑफर का, तो जितना मेरा कॉस्ट लग रहा है 1 लाख, कम से कम उतना तो मुझे मिलना चाहिए। तो मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए, जितना कॉस्ट है कम से कम, मिनिमम से मिनिमम, मैं ना भी कमाऊं तो उतना तो मुझे मिलना ही चाहिए, नहीं तो मैं ये काम करूंगा क्यों? ठीक है, लॉजिकली तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उससे ज्यादा अगर नहीं कमाएगा, तो इतना मेहनत करे और कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे काम करे। पर बाई चांस एग्जाम में बोले कि मिनिमम प्राइस बताइए, तो आप क्या करोगे, मिनिमम प्राइस जो अपना कॉस्ट है वही मिनिमम प्राइस होगा। बहुत बेहतरीन, आसान, निहायती आसान। बताना अब ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद कि ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं। नवंबर 2022 के आरटीपी में एक क्वेश्चन आया, बहुत इजी। यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी। अभी तक जो आपने पढ़ा, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखना। बहुत बेसिक तरीके से हमने पढ़ा, एक जो एग्जाम्पल करवाए वो हमेशा याद रखना। ठीक है, कह रहा है RPP manufacturer is approached by an international customer for one-time special order similar to one offer of its domestic customer। कह रहा हम डोमेस्टिक कस्टमर को जो सर्व करते हैं ना, वही चीज एक इंटरनेशनल कस्टमर से वन टाइम ऑफर आया हमको, यानी कि उनको भी वो चीज सप्लाई करना है। ठीक, तो ये मिनिमम प्राइस डिसीजन है कि या इसी को आप बोल सकते हो इवेल्युएटिंग न्यू ऑफर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी समझो, बस डिसीजन सही लेना। डायरेक्ट मटेरियल, हम जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं ना उसका पहले खर्चा दिया है, डायरेक्ट मटेरियल इतना लगता है, डायरेक्ट लेबर इतना लगता है, वेरिएबल ओवरहेड इतना लगता है। ठीक है, टोटल जोड़ोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा आपका 15 से 12 रुपया, फिक्स कॉस्ट इतना लगता है, टोटल कॉस्ट इतना लगता है। हम अपने प्रोडक्ट पे 50% मार्कअप चार्ज करके इतने सेल पे बेचते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो हम बना के बेचते हैं ना, उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। जो प्रोडक्ट हम बना के बेचते हैं उसमें कितना खर्चा लगता है, कितने में हम बेचते हैं। इट इज प्रोवाइडेड दैट आरपीपी मैन्युफैक्चरर हैज एक्सेस कैपेसिटी, यानी कि अपॉर्चुनिटी लॉस होने की संभावना नहीं है। एक्सेस कैपेसिटी मतलब हमारी कैपेसिटी खाली है, हमारे रेगुलर प्रोडक्ट बनाने के बाद भी हम इतने, हमारी कैपेसिटी खाली है कि हम ये ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर खाली ना होती तो हमें क्या करना पड़ता है, रेगुलर प्रोडक्शन को थोड़ा कम करना पड़ता, तभी ये बना पाते। तो कम करते तो वहां लॉस होता, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में लेते, पर ये वाला केस आपको नहीं दिया। व्हाट इज द फुल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट पर यूनिट, पूछ रहा है प्रोडक्ट का फुल कॉस्ट बताइए। टोटल कॉस्ट क्या है, 2604। टोटल कॉस्ट में सब लेते हैं, जो हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके कॉस्ट में तो वेरिएबल फिक्स सब लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन क्या होता है बताना जरा। तो सर कंट्रीब्यूशन होता है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल प्राइस कितना है, 390406। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 15 से 12, दोनों को घटा दोगे तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन।
विच कॉस्ट आर रिलेवेंट फॉर मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग वन टाइम स्पेशल ऑफर, कौन सा कॉस्ट रिलेवेंट है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा एवोइडेबल फिक्स कॉस्ट होता तो सर वो भी ले लेते, एवोइडेबल फिक्स कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ होता तो अभी तो है नहीं तो वो भी ले लेते, हमारे केस में ये दोनों है नहीं तो भूल जाओ, जो दिया है उसी के बेसिस पे डिसीजन देना है। कौन सा कॉस्ट रिलेवेंट है, तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड वेरिएबल ओवरहेड, जोड़ के बता दोगे कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिलेवेंट है, जिसका टोटल कितना है 15 से 12। अगला पूछा है फॉर आरपीपी मैन्युफैक्चरर व्हाट इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस फॉर दिस वन टाइम ऑफर। पता ना, मैंने अभी आपको समझाया था कि मिनिमम कम से कम कितना आपको प्राइस एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, जितना मेरा कॉस्ट लग रहा है कम से कम उतना तो मिले, उससे ज्यादा मिले तो बढ़िया बात है, वो मेरी कमाई होगी। तो मिनिमम प्राइस क्या, वेरिएबल कॉस्ट के जितना। क्यों, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इसी को तो हमें लेना है कॉस्ट में। फॉर दिस वन टाइम स्पेशल ऑर्डर शुड आरपीपी मैन्युफैक्चरर कंसीडर्ड अ प्राइस ऑफ 2100, वाई और वाई नॉट। कह रहा है कि अगर हमें इस नए ऑफर के लिए 2100 रुपया मिल रहा है, हमें इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए डेफिनेटली। हमारे इस ऑफर के लिए कॉस्ट क्या है, 15 से 12 रुपया। 15 से 12 से कुछ भी ज्यादा अगर हमें मिल रहा है तो एडिशनल हमारे लिए प्रॉफिट है, ठीक है, तो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, आप लिख दोगे ठीक, क्योंकि रिलेवेंट कॉस्ट से ज्यादा है ऑफर प्राइस, और प्रॉफिट भी बता के बता सकते हो एडिशनल हमें कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा। चलो दूसरा टॉपिक है, इस पे तो आपकी एग्जामिनेशन में हाल ही में क्वेश्चन आया, प्रोडक्ट मिक्स। इसको की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है जब भी हम दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं और कोई रिसोर्सेज लिमिटेड अवेलेबल हो तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है, प्रोडक्ट मिक्स का मतलब वहां पे सारे प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते, ठीक है, तो हमें ऑप्टिमम मिक्स बनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कई बार हमारे पास लेबर कम होते हैं, ठीक है, लेबर आवर कम है, तो उस लेबर आवर में मुझे ए बनानी चाहिए कि बी बनानी चाहिए, ए कितना बनाना चाहिए, बी कितना बनाना चाहिए, तो इस डिसीजन को प्रोडक्ट ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन बोल सकते हो आप, या लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर एक ही है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। कई बार देखो लेबर भी लिमिटिंग फैक्टर है, मटेरियल भी हो सकता है। मान लो रॉ मटेरियल लिमिटेड अवेलेबल है, ठीक है, आपको चाहिए 1,00,000 केजी, सिर्फ 60,000 केजी अवेलेबल है, तो आप दोनों प्रोडक्ट में से दोनों का तो डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का फुलफिल करने के लिए आपको 1,00,000 चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा रिसोर्सेज आपको चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना चाहिए उससे कम अवेलेबल हो रिसोर्सेज, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर उस रिसोर्सेज को। अगर लेबर आवर हमें 80,000 चाहिए अपने प्रोडक्ट मीट करने के लिए और सिर्फ 50,000 है तो लेबर आवर इज अ लिमिटिंग फैक्टर। जो भी रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, जो हमारे लिए सफिशियंट नहीं है, कम पड़ रहा है, वो लिमिटिंग फैक्टर है। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दो या दो से ज्यादा ही प्रोडक्ट देगा। इस केस में ऊपर मैंने एक चीज बोलना भूल गया था आपको, ये जो रेड मार्क है ना, इसमें मैंने लिखा है कि रिलेवेंट कॉस्ट डिसीजन जो है ना, डिसीजन मेकिंग में रिलेवेंट कॉस्ट का कंसेप्ट ये इंडिविजुअल पर्टिकुलर कॉस्ट लेवल पे, जैसे मटेरियल के लिए रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगा किस सिचुएशन में, लेबर के लिए, ओवरहेड के लिए पढ़ाया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, पर सीए फाइनल में आते हैं। तो ये टॉपिक मुझे नहीं लगता कभी भी आईपीसी या सीए इंटर में आने वाला है, इसलिए बेझिझक होके जितना पढ़ा रहा हूँ उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो अगर सब चीज पूछने लगे तो फिर सीए इंटर का मतलब क्या रह गया, सीए फाइनल का डिसीजन मेकिंग उठा के पढ़ा दो, ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम तो लगेगा पर उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो हाँ, प्रोडक्ट मिक्स में हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपनी कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करने के लिए। ऐसा क्यों, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा ना, आप ए बनाओ या बी बनाओ या आधा आधा बनाओ, कैसी भी कॉम्बिनेशन में बनाओ, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो हमेशा सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आप कितना भी यूनिट ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन बनाइए उतना कॉस्ट इनकर्ड होगा, उसी को बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, फिक्स कॉस्ट इरिलीवेंट है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करो। लिमिटिंग फैक्टर कि कौन सा रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये एक का भी हो सकता है, मोर देन वन का भी। मोर देन वन सीए फाइनल में पूछता है, सीए इंटर में नहीं पूछेगा। सीए इंटर में आरटीपी में भी वन था, एग्जाम में भी वन आया, ठीक। आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया वो थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद मैं 3 केस लिखा हूं कि 3 में से कोई सा भी केस एग्जाम में पूछ सकता है।
हालांकि आपके एग्जामिनेशन में कौन सा केस पूछा था, तो पहला ही केस पूछा था जो मैंने लिखा हुआ है। जरा थोड़ा एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं इसमें। उसी क्वेश्चन को तीनों केस बना के सॉल्व कर लेंगे, ऑटोमेटिकली कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एमएनपी कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट ए एंड बी और उसके कॉस्ट और सेल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया है, अवेलेबल मशीन और 55,000 है, और जो ए का है ना डिमांड वो 5,000 का और बी का डिमांड है 6,000 का आवर्स का मशीन आवर, ठीक है। फिक्स एक्सपेंस कंपनी का ये रहा। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 4 पर मशीन आवर, 1 घंटा मशीन चलने पे 4 रुपया खर्च होता है वेरिएबल ओवरहेड। हमें वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट दिया है, तो क्या मशीन आवर निकाल लेंगे, एक यूनिट बनाने में कितना मशीन आवर लगता है। ठीक, देखो 1 घंटा चलाने पे मशीन 4 रुपया वेरिएबल ओवरहेड लगता है, ठीक है, मान लेते हैं ए के लिए, और टोटल में वेरिएबल ओवरहेड 40 है, तो यानी कि 10 घंटे मशीन लगते होंगे एक यूनिट बनाने के लिए। आप डिवाइड करके निकाल सकते हो। सिमिलरली बी के लिए, बी को 5 घंटे लगते हैं, ठीक। हम ए और बी कितना सेल कर सकते हैं बना के, 5,000 6,000। जरा देखना आवर्स कितना रिक्वायर्ड है, डिटेल में इसकी सॉल्यूशन डला हुआ है, रफली यहाँ पे किया है। अब अगर डिटेल में अच्छे से फॉर्मेट में करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो सेम ही चीज को। ए के लिए ए 5,000 हम सेल कर सकते हैं, 10 एक एक बनाने के लिए 10 आवर्स चाहिए, तो टोटल ए के लिए 50 आवर्स चाहिए। वैसे बी हमें 6,000 बनाना है, एक बनाने के लिए इतना चाहिए, तो 30,000 आवर्स चाहिए। 80,000 घंटे मशीन आवर चाहिए हमें, लेकिन हम कितना घंटा मशीन चला सकते हैं, सिर्फ 55,000। जब भी मैंने बताया था कोई रिसोर्सेज हमारी रिक्वायरमेंट से कम हो उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फैक्टर। वहां पे जब रिक्वायरमेंट से कम है तो क्या ए और बी पूरा बना सकते हैं मशीन से, डेफिनेटली नहीं बना सकते। उसके लिए तो 80,000 घंटा चाहिए मशीन का, लेकिन 55,000 आवर्स ही मशीन ऑपरेट हो सकता है, ठीक है। तो हमें ऑप्टिमम मिक्स बनानी है, ठीक। अब यहाँ पे 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर 1 क्वेश्चन ये बोल सकता है कि कंपनी दोनों प्रोडक्ट बना सकती है, यानी कि ऐसा नहीं कि ए बनाएगी तो बी नहीं बनाएगी, कोई एक ही बनाएगी, आप सेलेक्ट करके बताओ कौन बनाएगी, ऐसा भी पूछ सकता है। या फिर ऐसा बोल सकता है ए और बी दोनों बना रही है कंपनी, बताइए ए कितना बनाना चाहिए और बी कितना। तो पहला केस क्या है, ए और बी दोनों बना रही है, तब क्या करेंगे। ए और बी में से कोई एक ही बनाएगी कंपनी, तब क्या करेंगे। पहला केस देखो, ए और बी दोनों बना रही है, इस केस में सबसे पहले आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। हमें कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करना है और लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन देगा ये पता करने के लिए कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हमारे केस में मशीन आवर है, तो यानी कि कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकालना है ए और बी दोनों का। फिर रैंक कर देना है, रैंक मतलब जिसका ज्यादा होगा वो फर्स्ट रैंक मिलेगी, जिसको कम होगा उसका सेकेंड रैंक होगा, ठीक है। और लास्ट में प्रोड्यूस एज पर रैंक, रैंक 1 वाले को पहले बनाएंगे, कुछ बच गया तो रैंक 2 वाले को बनाएंगे, ठीक। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था एग्जामिनेशन में, देखिए जरा, द कंपनी कैन प्रोड्यूस बोथ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट। ये कौन सा केस है जरा बताना, बोथ प्रोडक्ट यानी कि पहला केस है। पहले केस में क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकालना है, जिसका ज्यादा हो उसको फर्स्ट रैंक मिलेगी, जिसका कम हो उसका सेकेंड, 3 प्रोडक्ट होता है, जिसका सबसे कम होता है उसको थर्ड, और रैंक अनुसार बनाएंगे, जिसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर आवर है, यानी कि जिसका रैंक 1 है उसको पहले बनाएंगे, कुछ बच गया तो रैंक 2 वाले बनाएंगे, और कुछ बच गया मशीन आवर तब 3 वाले बनाते, ठीक। आ जाओ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर, यहाँ पे मशीन आवर है ना, लिमिट, हाँ मशीन आवर, तो मशीन आवर कर दो लेबर आवर, मैंने लिख दिया है कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। देखो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दोगे तो आता है कंट्रीब्यूशन, ये सारे पर यूनिट है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। ये रहा वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से कौन है, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड, ये तीनों घटाना है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, पर यूनिट, एक यूनिट में कितना घंटा लगता है, इसको बनाने में 10 घंटे लगता है ए को, तो डिवाइड करोगे तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कितना आएगा, 5।
बी को बनाने में 1 यूनिट कितना घंटा लगता है बताओ, यहीं पे हमने देखा है 5 घंटे लगता है। 5 से डिवाइड करोगे तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कितना आएगा 10। बताओ सबसे ज्यादा 1 घंटा मशीन यूज करके पता है बी 10 रुपया कमा के देगा, और 1 घंटा मशीन यूज करके ए 5 रुपया कमा के देगा। और हमारे पास मशीन लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हमें कौन सा बनाना चाहिए, पहले बी बनानी चाहिए फिर ए बनाना चाहिए, है कि नहीं। तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, ये क्या रैंक दोगे, रैंक 1 बी को मिलेगा, रैंक 2 किसको, ए को मिलेगा। सबसे पहले क्या निकाला हमने, कंट्रीब्यूशन पर मशीन, और दूसरा क्या किया हमने, रैंक दिया। थर्ड ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकालेंगे, लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, यहाँ देखो, पहले बी बनाएंगे, बी 6000 बेक्स हम बना सकते हैं, 5 चाहिए पर आवर, तो 30,000 तो बी बनाने में यूज हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो बी के लिए 6000, 5 पर आवर चाहिए 30,000। अब देखो टोटल 55,000 ही अपने पास आवर है, 30,000 यूज हो गया बी के लिए, तो ए के लिए कितना बचा 25,000। एक बनाने में कितना लगता है 10 आवर्स, तो बी ए कितना बना सकते हैं, तो ए सिर्फ बना सकते हैं 2005 आवर्स। और ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा, बी 6000 पूरा बनाओ और ए का कितना बनाओ 2500। वैसे आपके केस में उसके बाद पूछा था कि प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं ये बनाने के बाद, तो ए से बी से पता है कितना कंट्रीब्यूशन आता है, 6000 यूनिट बना रहा है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बी का कितना है 50, ए 2500 बना रहा है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 50 लिख लोगे, और उसके बाद फिक्स कॉस्ट जब घटाओगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट। पर फिलहाल मेरा काम ये समझाना नहीं है, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स के बाद सेकंड केस पे आते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है कि कंपनी कोई एक ही प्रोडक्ट बनाएगी, ए या बी, अब बताओ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा। तो जब भी कंपनी कोई एक बनाएगी तो हम देखेंगे ए से कितना टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है, बी से कितना आ रहा है, जिसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा उसी से लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे ए और बी का, और जिसका भी ज्यादा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जब कोई एक ही बनाना है तब तो और बढ़िया, देखो यहाँ पे ए हो गया, इसका यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, बी का यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कौन सा हमें बनाना चाहिए, अगर कोई एक ही बनाने का ऑप्शन हो तो सिर्फ हमें बी बनाना चाहिए। तो ये भी डिसीजन मेकिंग पूछ सकता है, उस केस में हमारे पास 25,000 आवर एमपीटी पड़ा रहेगा, क्योंकि हम ए बना नहीं सकते। क्वेश्चन अगर बोल दे कि ए और बी में से कोई एक ही बनाना है तो हमें हमेशा बी बनानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है कि कोई नया ऑफर के लिए इतना यूनिट तो हमें बनाना ही बनाना है, ए का या बी का, किसी का भी, और बचा हुआ जो आवर बचेंगे उसमें आप ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बनाओ। इसको क्वांटिटी कमिटमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले तो वो बना लो जो हमने क्वांटिटी कमिटमेंट कर दी है कहीं पे, मान लो ए 1000 यूनिट कहीं पे हमने कमिटमेंट कर दिया है, तो ए तो बनाना ही है 1000, पहले ए के लिए 1000 के लिए कितना आवर लगेगा वो निकाल लो। फिर जो मशीन आवर बचे वो रैंक के अनुसार, हमने देखा है ना, प्रोड्यूस एज पर रैंक, रैंक के अनुसार बना लो, सिंपल है। थर्ड केस मैंने यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है, कि जितना भी अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ए 3000 यूनिट की कमिटमेंट हो गई है, तो 3000 ए तो बनाओगे, 30,000 यही यूज हो जाएगा। फिर बी के लिए सिर्फ क्या बचेगा 25,000, और बी कितना बन सकता है इसमें, बी बन सकता है 5,000। तो ऐसे आएगा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ए की क्वांटिटी कमिटमेंट कितनी है 3000। कई बार हम कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर चुके होते हैं कि हम आपको इतना बना के बेचेंगे ही बेचेंगे, तो वहां पे आप ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ऐसे तो नहीं कर सकते ना और डिसीजन ले सकते, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जितना बनाने का कमिटमेंट कर चुके वो बना लो, जो बचा हुआ आवर आएगा उसमें एज पर रैंक बनाना। तो एज पर रैंक बी बनना चाहिए, तो हमने बी को बनाया। तो ये 3 केस पूछ सकता है। सिंगल लिमिटिंग फैक्टर मेरा होप है, डबल लिमिटिंग फैक्टर का बाई चांस कभी आरटीपी में क्वेश्चन आता है,
अटेम्प्ट से पहले, तो डेफिनेटली उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यही काफी है आप लोग। मेक और बाय डिसीजन सिंपल है। कोई मान लो फिनिश गुड्स में बना के बेचता हूँ, ठीक है, उसमें कोई कंपोनेंट लगती है, उस कंपोनेंट को खरीद के लेके आऊं कि बनाऊं, तो देखो जो भी सस्ता पड़ेगा उसे हमें करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ बाइंग देख लो कि परचेज प्राइस और रिलेटेड कॉस्ट, मतलब फ्रेट, इंश्योरेंस वगैरह जोड़ जाड़ के कॉस्ट ऑफ बाइंग कितना है, परचेज नेट टोटल परचेज प्राइस कितना है, इसको कॉस्ट ऑफ बाइंग बोल सकते हो, ठीक। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख लो, अगर खरीद के नहीं लाते खुद से बनाएंगे तो कितना खर्चा लगेगा, जितने खर्चे लगेंगे सब जोड़ लो, और उसके बाद देखो कि दोनों में से सस्ता कौन पड़ रहा है, जो भी सस्ता पड़ेगा हमें वही करनी चाहिए, इसमें कौन सा डिसीजन मेकिंग है, ठीक। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में क्या खर्चा लगेगा, देखो ये तो वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, और अपर एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट मैंने लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा है, ये तीनों का जोड़ को क्या बोलते हैं, रिलेवेंट कॉस्ट। यानी कि याद रखना, मैंने हमेशा समझाया डिसीजन मेकिंग सिर्फ रिलेवेंट कॉस्ट के बेसिस पे होती है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ आपको रिलेवेंट कॉस्ट लेना है। एग्जिस्टिंग मान लो फिक्स कॉस्ट कुछ है, ऑलरेडी कंपनी में इनकर्ड हो रहा है वो फिक्स कॉस्ट, वो उस पर चार्ज करोगे क्या, नहीं, क्योंकि एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट आप नहीं भी बना रहे हो तो इनकर्ड हो ही रहा है, तो जब आप बना रहे हो तो सिर्फ उसकी वजह से एडिशनल फिक्स कॉस्ट क्या है, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट जिसको बोलते हैं, वो चार्ज करना है। एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट का अपोर्शनमेंट यहाँ पे चार्ज नहीं करना है। अब इस कॉन्सेप्ट पे छोटा सा सवाल पूछ सकता है कई बार इसके साथ थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके बड़ा भी चीजें पूछ सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो फिर समझ में आएगा, इतना बस याद रखना, उसके बाद क्वेश्चन तो एकदम फटाफट बनना है। DBA, a manufacturer and seller manufacture and sell 25,000 टेबल फैन एनुअली। ये कंपनी है जो कितना बनाती है टेबल फैन, 25,000। वन ऑफ द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर फैन आउटसाइड सप्लायर से लेके आते हैं, ये रहा। परचेज प्राइस कितना है, 190। एक कंपोनेंट चाहिए हमें जो हम लेके आते हैं अभी। एनुअली हम अगर प्रोड्यूस करें उस कंपोनेंट को, एनुअल इट इज परचेजिंग, अच्छा अभी हम कितना परचेज करते हैं, 25,000 फैन के लिए 25,000 कंपोनेंट परचेज करते हैं। द प्रोड्यूसर मैनेज ओपिनियन दैट कंपोनेंट आर प्रोड्यूस एट ऑन इट इज पॉसिबल टू मेंटेन बेटर क्वालिटी इन द फिनिश। अब देखो प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है कि अगर हम खुद से इसको बनाएं तो हम बेहतर फिनिश प्रोडक्ट में क्वालिटी डाल सकते हैं, अभी तो हम खरीद के लेके आते हैं। लेकिन डिसीजन कैसे लेना है, हमें डिसीजन लेना है कैसे, कि बाइंग सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ बाइंग, या फिर बनाने में सस्ता पड़ेगा। फर्दर ही प्रपोज दैट अगर इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं तो हम ज़्यादा क्या 5,000 अपनी एनुअल प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अभी हम फैन कितना बेचते हैं, 25,000। कह रहा है अगर हम घर ही में बनाने लगे ना, खरीद के ना लाए, तो हम 5,000 एडिशनल फैन बना के बेच सकते हैं, यानी कि कंपोनेंट 30,000 बना सकते हैं तो फैन भी 30,000 बनेंगे, है ना। कई बार ऐसा क्या होता है कि बाहर का जो सप्लायर है वो उससे ज़्यादा हमें सप्लाई कर ही नहीं सकता, तो हम उतना ही बेचते हैं। पर घर में बनाएंगे तो हम उससे ज़्यादा बना सकते हैं सर्टेन रिसोर्सेज में, ठीक है, कैपेसिटी में। और कह रहा है कि उस कंपोनेंट का बनाने का ये खर्चा लगेगा, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड में 70% वेरिएबल है, इसका 70% करना जरा, 7 4 28, 28 रुपये आएगा। ये तीनों को जोड़ना तो 80 + 75 + 28, 8 और 5 13, 118, 183। मोटा मोटी इनिशियली आप देखोगे और सिर्फ पूछे कि बनाना सस्ता है कि परचेज करना, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सस्ता है। क्यों, 183 पड़ रहा है। फिक्स कॉस्ट जोड़ोगे क्या इसमें, मैंने क्या बोला, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट का हिस्सा जो ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है वो नहीं लेते, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट बस लेते हैं, ठीक है। चलो, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट कंपोनेंट देखोगे तो 183 है। तो इनिशियली तो आपको लगेगा कि हमें क्या करना है, अभी तक के जो कंसेप्ट है कि हमें मैन्युफैक्चर करना है, लेकिन इसमें छोटा सा इतना बस पूछता ना, हम डेफिनेटली मैन्युफैक्चर करना है बोल देते और बोलता प्रॉफिट निकाल के बताओ कितना एडिशनल प्रॉफिट कमाया जा सकता है। मैं 100% श्योर हूँ आपके लेवल पे पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, पर इसमें एक ट्विस्ट क्या दे दिया कि 5,000 हम एडिशनल भी बना सकते हैं घर पर बनाए तो, ठीक है। यहाँ पे आओ, द प्रपोजल ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर वर रेफर टू मार्केटिंग मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर की बात हमने मार्केटिंग मैनेजर को बोला, और मार्केटिंग मैनेजर क्या बोलता है कि 5,000 जो एडिशनल बनाओगे तो उसको बेचने के लिए सेल प्राइस कम करनी पड़ेगी 5% से, ठीक है, 5% से सेल प्राइस कम करनी पड़ेगी। अभी हमारा सेल प्राइस कितना है, कहीं ना कहीं दिया होगा क्वेश्चन में, अच्छा यहाँ नीचे दिया है
कितना दिया है 2500, 5% से यानी कि 1 से 25 रुपया कम कर दोगे तो कितने में बिकेगा। अगर हम 30,000 बनाए तो इतना सेल प्राइस रहेगा। 30,000 बनाए तो 25,000 ही अगर बना के बेच रहे हैं तब नहीं, 5,000 एडिशनल अगर बनाए तो सेल प्राइस घटानी पड़ेगी। और साथ ही में 1 लाख पर मंथ, यानी कि ये 25,000 पता है एनुअल है, तो साल का सारा डेटा दिया हुआ है, इसको साल में कन्वर्ट करोगे 12 लाख। 12 लाख एडवर्टीजमेंट पे भी खर्चा करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना बिकते हैं एडिशनल यूनिट, आप तो बना लोगे, बेचने का काम तो हमारा है, हमें बेचने के लिए एडिशनल एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। प्रेजेंट में सेलिंग प्राइस है 2500। अभी हम जो फैन बेचते हैं ना कंपोनेंट खरीद के, तो 2500 सेलिंग प्राइस है। और हमें कंट्रीब्यूशन कितना बचता है फिक्स कॉस्ट छोड़ के, कंट्रीब्यूशन कितना बचता है बताओ, 600 रुपया पर यूनिट। क्या क्या पूछा है, मेक और बाई डिसीजन ऑन यूनिट अ टोटल बेसिस। दूसरा मस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव। अब देखो मेक और बाई डिसीजन पर यूनिट बेसिस पे तो ऑब्वियसली हमें मैन्युफैक्चर करना चाहिए। टोटल बेसिस पे, अब टोटल बेसिस पे ध्यान देना, 3 हमारे पास प्रपोजल हो जाएंगे। नंबर 1, अभी प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं 25,000 यूनिट। एक अल्टरनेटिव दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ले सकते हैं, हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं 25,000 यूनिट। थर्ड अल्टरनेटिव क्या है, कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है 30,000 यूनिट, है कि नहीं। 25,000 भी तो जरूरी थोड़ी ना, हम 5,000 एडिशनल बेच सकते हैं तो 5,000 बनाएंगे ही बनाएंगे, 25,000 भी बना सकते हैं, 30,000 भी बना सकते हैं। तीनों में से कौन से अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करोगे, सिंपली बताओ जरा। तो तीनों में से सर वही अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कमाई हो, इसमें क्या लॉजिक लगाना। चलो अभी हम 2,500 रुपया सेलिंग प्राइस है, 2500 एंड 600 कंट्रीब्यूशन है जब हम परचेज करके ले आते हैं कंपोनेंट को, ठीक है। इस हिसाब से टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 1,50,00,000। अगर कंपनी ने 25,000 मैन्युफैक्चर करे, 30,000 नहीं, 25,000 कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करे, तो देखो 30,000 में हमें घटाना पड़ रहा था ना सेलिंग प्राइस, 25,000 में तो नहीं घटाना पड़ेगा। अगर हम 25 ही बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस नहीं घटाना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस उतना ही रहेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। बताना कैसे, देखो हम खरीद के ला रहे थे 1 से 90 में, बनाएंगे तो 183 में, कितना सेविंग हो रही है कॉस्ट में, 7 रुपीज। तो 7 रुपीज से कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ना, तो 6 से 7 रुपया हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन ये रहा, इंटू कर दो क्वांटिटी से 25,000। अगर हम 30,000 बनाए, घर ही पे बनाए इन हाउस, तब क्या होगा, सेलिंग प्राइस में चेंजेस आएंगे, 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा। साथ ही में कंट्रीब्यूशन में भी चेंजेस आएंगे, कैसे, 600 रुपया ओरिजिनल था, घर पे बना रहे तो 7 रुपीज सेविंग होगी, अभी मैंने बताया आपको। लेकिन कंट्रीब्यूशन 1 से 25 रुपया कम भी तो आएगा, सेलिंग प्राइस में घट गया। कॉस्ट में सेविंग होने से कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, पर सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी घटेगा। और ये आया आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 482, तो इससे आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितना है जरा बताना, इसमें 70% यानी कि 28 वेरिएबल था, तो फिक्स कॉस्ट कितना होना चाहिए, 12 पर यूनिट। 25,000 यूनिट हम बनाते हैं, 3 लाख, तो फिक्स कॉस्ट तो देखो कोई सी भी अल्टरनेटिव में 3 लाख आना ही है, इसको नहीं भी लेते तो चलता, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना, कॉस्ट जो कि सेम ना हो, सेम हो हर एक अल्टरनेटिव में, वो डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट नहीं करता। एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, एवॉइडेबल फिक्स मतलब एडिशनल फिक्स कॉस्ट। पता है थर्ड वाला अल्टरनेटिव 5,000 अगर आप ज्यादा बेचोगे ना, तो बोला था क्या, 1 लाख पर मंथ आपको फिक्स कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी, किस रूप में, एडवर्टीजमेंट के रूप में, तो वहां पे आपको 12 लाख पर एनम आपको लगेगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ये, अगर 25,000 हम घर ही पे बनाए तो प्रॉफिट हो रहा है ये, और 30,000 घर पे बनाए तो प्रॉफिट हो रहा है ये। बताओ एग्जिस्टिंग से ये प्रॉफिट बढ़ा है, पहले केस में अगर 25,000 हम घर ही पे बनाए ना, तो 1,75,000 प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। ये कैसे बढ़ा है, ध्यान देना, 25,000 का तो 25,000 बना ही रहे, कंट्रीब्यूशन 7 रुपीज से बढ़ा है, कैसे, कॉस्ट बच गया ना, घर पे बना रहे तो 7 रुपया सेविंग हो गई, तो ये ऐसे आया। पर अगर हम 30,000 बनाए ना, तो पता है हमारी प्रॉफिट गिर जाएगी अभी के कंपेयर में 17,40,000 से। क्यों प्रॉफिट गिरेगी, 12 लाख का एडिशनल एडवर्टीजमेंट खर्चा जो करना पड़ रहा है, और सेलिंग प्राइस भी 125 रुपया से गिराना पड़ रहा है,
तो सेलिंग प्राइस गिराने से थोड़ा वहां पे घट जाएगा, लॉस होगा, और 12 लाख का लॉस तो हो गया सिर्फ हमें क्या करने से, एडवर्टीजमेंट करने से। तो ये अल्टरनेटिव तो बिल्कुल नहीं हमें सिलेक्ट करना है, हमें बाहर से परचेज भी नहीं करना है, हमें इन हाउस ही बनानी चाहिए, और सिर्फ क्या बनाना चाहिए, 25,000 यूनिट बनानी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन यही पूछा था कि बताइए मोस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव क्या है। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव में क्या लिखोगे, इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे कंपोनेंट का ओनली 25,000, उस केस में एडिशनल प्रॉफिट ऑफ ₹1,70,000 हमारे को आएगा। याद रहेगा क्या? चलो, इससे क्या सीख मिलती है कि जरूरी नहीं जितनी कैपेसिटी है ना उस कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कराया जाए। कई बार हायर कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करके बेचने के लिए भी ना हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो सकती है। समटाइम्स हमारी कैपेसिटी हायर पे प्रोडक्शन करके बेचने पे सेल प्राइस आपको कम करना पड़ सकता है, जैसे इस केस में करना पड़ा, एंड हायर क्वांटिटी को मार्केट में सेल करने के लिए एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी हमें इनकर्ड करना पड़ सकता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट करना पड़े, कमीशन देना पड़े। हमेशा देख लो कि एडिशनल क्वांटिटी बेचने की वजह से कितना एडिशनल कमाई हो रही है और कितना एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है। बस एडिशनल क्वांटिटी सेल करना जरूरी नहीं है, उसकी वजह से एडिशनल रेवेन्यू सिर्फ जनरेट हो ये भी जरूरी नहीं है। कॉस्ट को भी ध्यान रखना है, एडिशनल प्रॉफिट होना जरूरी है। सिंपल है। ठीक, आपके केस में इतना तो नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा मेक और बाय डिसीजन, तो आप बोल दोगे, यहाँ पे देखो ये पर यूनिट में इजीली बोल दोगे, या फिर 2 ही यूनिट का पूछता, ये जो थर्ड केस दिया ना 5,000 एडिशनल, ये नहीं पूछेगा, पूछेगा बनाए या फिर ये करे। तो ये तो सिंपल पर यूनिट के बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। चलो फटाफट, अब बहुत कम लेक्चर बचा हुआ है, बचा हुआ 2 डिसीजन बहुत छोटे हैं, एक तो यहीं पे करा दूंगा। फर्दर प्रोसेसिंग करे या ना करे, बड़ा सिंपल है। फर्दर प्रोसेसिंग करने से एडिशनल कितना हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो देख लेंगे, और फर्दर प्रोसेसिंग करने में एडिशनल क्या कॉस्ट आएगा, है ना। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस में खर्चा होता है और 3 प्रोडक्ट निकलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट ए बी सी। सी में टोटल कॉस्ट कितने लगे हैं, जॉइंट कॉस्ट अगर देखें पर यूनिट तो 30 रुपीज वेरिएबल, 50 रुपीज फिक्स, और 20 रुपीज फिक्स, और टोटल हो गया 50 रुपीज कॉस्ट। अगर इसको आज बेचा जाए, 2 ही केस हो सकता है। फॉर एग्जांपल सेल वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ, फॉर एग्जांपल इस केस को अभी आप भूल जाओ, इस केस को अभी आप भूल जाओ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। हाँ, अगर इसको आज बेचा जाए तो 40 रुपीज में सेल होगा, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग कर दे तो इतना खर्चा आएगा, 20 रुपया एडिशनल कॉस्ट आएगा, और उसके बाद बेचा जाए तो 70 रुपीज में सेल होगा। तो हम फर्दर प्रोसेसिंग करें या ना करें, ये डिसीजन लेना हो तो बड़ा सिंपल है। फर्दर प्रोसेसिंग करने से एडिशनल कितना रुपया का रेवेन्यू हो रहा है, 30। आज बेचेंगे तो 40 में बिकेगा, फर्दर प्रोसेसिंग कर दिए 70 में बिक रहा है, 30 रुपीज एडिशनल रेवेन्यू। और फर्दर प्रोसेसिंग करने का एडिशनल कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज। तो यानी कि एडिशनल प्रॉफिट हमें कितना मिल रहा है फर्दर प्रोसेसिंग करके, 3 रुपीज का। तो हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे डेफिनेटली। अच्छा, कई बार ऐसे भी पूछ सकता है, अब इस केस को भूल जाओ, दूसरा केस लिखता हूं। आज अगर हम बेचे बिना फर्दर प्रोसेसिंग करे हुए तो ये बिक ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट है कि बिना फर्दर प्रोसेसिंग करे हुए कोई नहीं खरीदने वाला। तो अगर फर्दर प्रोसेसिंग करे या ना करे, इस केस में तो डेफिनेटली ज्यादातर केसेस में यही आनी चाहिए कि फर्दर प्रोसेसिंग करे। वैसे हम निकाल के देखेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर फर्दर प्रोसेसिंग आप नहीं करते हो तो ये बिकेगा ही नहीं आज के इस वैल्यू पे, आज के इस जिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे है। अगर नहीं बिका तो आपके लिए क्या हो गया, जस्ट ये 50 रुपया लॉस हो जाएगा, आप तो कुछ रेवेन्यू कमाओगे नहीं। तो अब इस केस में जब भी हम देखेंगे कि एडिशनल रेवेन्यू, तो देखो अभी कितना बेच सकते हो, कितने में, 0। फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचोगे तो 70, तो एडिशनल रेवेन्यू 70 लेना है आपको, और एडिशनल कॉस्ट कितना है, 20, और 50 आएगा फर्दर प्रोसेसिंग करना है। यानी कि एडिशनल रेवेन्यू हमेशा एडिशनल कॉस्ट से ज्यादा आनी चाहिए, ध्यान रखना है बस। अगर आज कोई सेल वैल्यू नहीं है तो एडिशनल रेवेन्यू निकालते टाइम कैसे निकालोगे, 70 माइनस 0। याद रहेगा क्या, कई बार क्वेश्चन में ऐसे ही बोलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेम इलस्ट्रेशन को मैंने बस सेल प्राइस चेंज करके समझाया था। यहाँ पे देखो 3 प्रोडक्ट निकलते हैं,
ए बी सी, सी में क्या है 30 और 20, यानी कि आज के डेट में 50 लग चुका है वेरिएबल और फिक्स। सी कैन बी सोल्ड दिस मच पर यूनिट एंड नो मोर। आगे अगर फर्दर प्रोसेसिंग कर दे, इसमें ये लिखा हुआ है, तो सी को 37 में बेचा जा सकता है, और आज के डेट में सी का सेल प्राइस क्या है, तो 0। आज के डेट में सी को बेचा ही नहीं जा सकता। फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए कितना लगेगा, तो टोटल 20 रुपीज कॉस्ट इनकर्ड होगा। तो देखो 20 रुपीज खर्चा करके अगर 37 रुपीज में ये बिक जाए तो बढ़िया है ना, 17 रुपीज एडिशनल हमें रेवेन्यू हो जाएगा, 17 रुपीज एडिशनल हमें प्रॉफिट हो जाएगी। अभी 50 रुपये का तो खर्चा पीछे लग चुका है, पर कम से कम 17 रुपया रिकवर तो होगा। तो 50 रुपये का कॉस्ट में 17 रिकवर हो जाएगा, तो सिर्फ हमें 33 का लॉस बुक करनी पड़ेगी सी को बेच के। अगर सी को फर्दर प्रोसेस नहीं किया तो पूरा 50 का 50 रुपया लॉस होगा। क्यों, बनाने में सी को 50 तो लग चुके हैं ना, अगर बेचोगे ही नहीं फर्दर प्रोसेस करके तो वो लॉस हो गया। लॉस हो गया तो 50 लॉस बढ़िया है कि 33 रुपीज लॉस बढ़िया है, डेफिनेटली 33 रुपीज लॉस बढ़िया है। 17 रुपीज का वहां लॉस का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एडिशनल रेवेन्यू निकालते टाइम क्या करोगे, 37 माइनस 0, तो 37 आएगा। एडिशनल कॉस्ट निकालते टाइम ये रहा एडिशनल कॉस्ट 20 और 70 रुपीज आएगा। ठीक है, सिंपल है डिसीजन। लास्ट केस देखो, शट डाउन पॉइंट। नेट और टोटल दोनों बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता है। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है क्या, नेट बेसिस पे। नेट बेसिस पे जब आप देखोगे ना तो हर एक क्वेश्चन में आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा। शटडाउन कैन बी टेम्पोररी, शटडाउन कैन बी परमानेंट। परमानेंट शटडाउन का मतलब, अरे दोस्त लॉस मेकिंग कोई यूनिट है, अब लॉस करते रहे उसको चला के कि शटडाउन करके कुछ बढ़िया हो सकता है देखा जाए, तो ये है परमानेंट का एग्जांपल। टेम्पोररी शटडाउन, मान लेते क्रैकर का बिजनेस है, अब वो साल भर तो बिकेगा नहीं, सिर्फ बिकेगा शादी वादी फंक्शन के सीजन में। तो जो साल में और मंथ होते हैं जहाँ पे क्रैकर बिक नहीं रहा है, तो उस समय में फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए, टेम्पोररी शटडाउन किया जाए कि चालू रखा जाए, वो भी डिसीजन हो सकता है। तो शटडाउन जो डिसीजन है, शटडाउन करने में फायदा है कि चालू रखने में, इट कैन बी टेम्पोररी, इट कैन बी परमानेंट। ठीक है, जब भी आए आपको ध्यान रखना है, दो चीज पूछ सकता है, शटडाउन करे या ना, ऐसे डिसीजन, या फिर शटडाउन लेवल। शटडाउन लेवल आई थिंक ये लास्ट पॉइंट है, इसलिए फटाफट से पढ़ो, समझ के पढ़ो। शटडाउन लेवल का भी डिसीजन पूछ सकता है, जब यही पढ़ लोगे तो ये तो इजीली बन जाएगा। शटडाउन लेवल मतलब कौन सा ऐसा लेवल है कि इतना तो अचीव करना ही करना है, हमें सेल बना के इतना बेचना ही पड़ेगा, इससे कम है तो हमें शटडाउन कर देनी चाहिए। और ये डिसीजन क्या है कि शटडाउन करे या ना करे एक पर्टिकुलर लेवल पे, शटडाउन पॉइंट निकाल के जज करने की जरूरत नहीं, दे दिया कि हम इतना इतना कमाते हैं, ये है, बताओ शटडाउन कर दे इसको कि नहीं करे। देखो सबसे पहले लिखना गेन, गेन ड्यू टू शटडाउन, बंद करने से क्या फायदे हैं, लिख लो एक जगह, और बंद करने की वजह से क्या नुकसान है। फायदे ज्यादा है तो बंद कर दो, है ना, और फायदे नहीं है, नुकसान ज्यादा है बंद करने से, तो चालू रखो। आप बोलोगे सर बंद करने से भी फायदा हो सकता है क्या, डेफिनेटली। एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा, वो फिक्स कॉस्ट जो अवॉइड किया जा सकता है। मान लो बंद करे तो फिक्स कॉस्ट जो घट के आ जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी फिक्स कॉस्ट लग रहा है 1 लाख, अब बंद कर दिया तो घट के आ जाएगा फिक्स कॉस्ट 20,000 पे, यानी कि 80,000 क्या है, एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है। एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल बंद कर दिया हमने तो बहुत सारे परमानेंट जो हम एम्प्लॉय रखते हैं उनकी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी हमें, है ना। अगर हमने बंद कर दिया तो बहुत सारे फिक्स कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता है, घट जाएगा हमारा फिक्स कॉस्ट टोटल, उसको बोलते हैं अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, तो ये एक फायदा हो जाएगा। दूसरा, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, मान लो बंद कर दिया हमने, हमारे पास एक मशीन पड़ा है, रेंट पे दे सकते हैं, किसी को रेंट कमा सकते हैं, तो वो भी अपने लिए फायदा की बात है ना। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है, ठीक है। या फिर जो स्पेस है अपना वो किसी को रेंट पे दे सकते हैं। शटडाउन की वजह से लॉस देख लो क्या हो रहा है। नंबर 1 कंट्रीब्यूशन लॉस, अभी कुछ बना के बेच रहे हैं तो उसमें कमा भी तो रहे हैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, तो जो कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं ना वो अब नहीं कमाएंगे, बंद कर देंगे, तो कंट्रीब्यूशन लॉस लिख लोगे, ठीक है। दूसरा, रीओपनिंग कॉस्ट, मैंने इसको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लिखा है, कई बार टेम्पोररी शटडाउन होती है ना तो रीओपनिंग कॉस्ट भी लगता है। इमेजिन करना, मान लो मैंने एक साल में 3-4 महीने का बिजनेस है मेरा, सीजनल बिजनेस करता हूँ, 8 महीने बंद करता हूँ, जब 8 महीने बाद खोलूंगा ना
तो ऐसा हो सकता है मशीन की सफाई वगैरह करानी पड़े, उसमें थोड़ा खर्चा लगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करानी पड़े, है ना। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि पहले मेरे पास लेबर थे, कैजुअल लेबर, जो हमारी एम्प्लॉय है वो तो रहते हैं, ठीक है, वो तो फिक्स कॉस्ट उनकी सैलरी है। लेकिन कुछ कैजुअल लेबर होते हैं जो आप पर डे के बेसिस पे रखते हो या पर वीक के बेसिस पे रखते हो, तो हो सकता है उस समय हमें कैजुअल लेबर हायर प्राइस पे रखना पड़े, क्योंकि जब हम रीओपन कर रहे हैं तो उस समय एक बैग से हमारे पास लेबर कहाँ से आएगा, तो एक्स्ट्रा जो वेजेस देते हैं ना वो क्या है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, तो वो एक नुकसान होगी। थर्ड, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, ये कब होता है, जनरली देखा गया है, मान लो ए बी सी 3 यूनिट है, इसको शॉट डाउन का डिसीजन ले रहे हैं, तो इसको शॉट डाउन का डिसीजन लेंगे ना तो इनका वेरिएबल कॉस्ट कई बार बढ़ जाता है। आप बोलोगे सर सी को शॉट डाउन कर रहे हैं और ए और बी का वेरिएबल कॉस्ट कैसे बढ़ सकता है। मान लो अभी हम एक ही सप्लायर से खरीद के लाते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है, हाई क्वांटिटी में लाते हैं क्योंकि ए और बी और सी तीनों के लिए लेके आते हैं। कल को सी को बंद कर दूंगा तो क्वांटिटी डिस्काउंट भी तो मुझे कम मिलेगी कि नहीं, तो हायर प्राइस पे मटेरियल लेके आऊंगा, है कि नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी ए और बी का, क्योंकि ए और बी के लिए कम ही क्वांटिटी में मटेरियल लगेगा, सी का तो मटेरियल लाऊंगा नहीं, सी का मटेरियल नहीं लेके आऊंगा तो क्वांटिटी डिस्काउंट वहां पे कम मिलेगी मुझे और वहां पे मेरी मटेरियल कॉस्ट बढ़ सकता है, ठीक है। तो कई बार एक यूनिट को बंद करने की वजह से देखा गया है कि और जो यूनिट है वहां पे वेरिएबल कॉस्ट में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर कोई वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है तो उसको भी आप लिखोगे यहाँ पे, तो ये हो गया लॉस ड्यू टू शटडाउन, ठीक है। और देखो गेन अगर शट डाउन करने से ज्यादा है लॉस के तुलना में तो शट डाउन करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन देख ले क्या फटाक से, 3 डिवीजन है, ए और बी का यहाँ पे दिया हुआ है सेल वेरिएबल कॉस्ट घटा के ये अपना कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और उसके बाद उनका एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट ही पूरा एवॉइडेबल ही है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि एवॉइडेबल का मतलब बंद करेंगे तो ये फिक्स कॉस्ट इनकर्ड नहीं होगा, और ये उनका प्रॉफिट। और सी जो है इसका रेवेन्यू और वगैरह दिया है और ये इसका प्रॉफिट, और सी क्या है ध्यान से देखना, एक लॉस मेकिंग है। कह रहा है द रेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आर 90% नॉर्मल रेट, वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा नॉर्मल लगता था ना उससे 10% कम लगता है अभी, ड्यू टू करेंट वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन। कई बार वेरिएबल कॉस्ट कम लगने का वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन भी जिम्मेवार है, ज्यादा हम वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन में करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कम आता है, ठीक। देयर इज एडुकेट मार्केट डिमांड फॉर एनी लोअर ऑपरेशन द रेट वुड बैक टू नॉर्मल। अगर हम कम करते हैं अपना बिजनेस, मान लो सी को बंद करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट 90% नहीं लगेगा, 100% लगेगा, वो जो 10% घटा है बढ़ जाएगा, ये कह रहा है इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। फैसिलिटी रिलीज बाय डिसकंटिन्यूइंग सी कैनॉट बी यूज फॉर एनी अदर यूज। मैंने क्या बोला था कि कई बार शट डाउन करते हैं तो उसकी रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, पर यहाँ बोल रहा है ऐसा नहीं कर सकते, कोई उसका यूज नहीं है, अल्टरनेटिव यूज, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं है। अब हमारे केस में देखो इसी पे डिसीजन ले लेते हैं, अगर हम सी को बंद करें या ना करें पूछ रहा है, जरा बताना। तो सबसे पहले देखो बंद करेंगे तो फिक्स कॉस्ट कितना बचेगा अपना, बताओ फटाफट से, 4,14,000। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज है क्या, सी को बंद करने से कहीं और रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, नहीं, तो टोटल 4,14,000 ही हो गई। अब देखो लॉस शट डाउन करने की वजह से क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट या लॉस आएगा हमें, देखना जरा। कंट्रीब्यूशन लॉस, सी को बंद कर देंगे तो अभी जो सी से ये कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं 2,41,500, ये लॉस होगा। रीओपनिंग कॉस्ट, क्या सी को हम टेम्पोरी बंद कर रहे हैं, मैंने बोला था रीओपनिंग कॉस्ट जनरली टेम्पोरी बंद करते हैं उसी केस में आता है, नहीं सी को परमानेंट डिसकंटिन्यू की बात कर रहे हैं तो रीओपन का तो बात ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट की बात ही नहीं है। अगला क्या है, अगला क्या, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, ये हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, कितना होगा जरा देखना, ए और बी का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, देखो सी तो बंद हो रहा है तो उसका कॉस्ट तो इनकर्ड होगा नहीं, बच्चे कई बार क्या करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे निकाल देते हैं, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो गया। ए और बी चलेंगे, सी तो बंद हो रहा है तो ए और बी का ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। अभी वेरिएबल कॉस्ट ए और बी का कितना है, 20,70,000, ये अगर 90 है तो 10 कितना, 10 से बढ़ जाएगा ना। आप 100 कितना करके और उसका 10% निकाल सकते हैं, मैं सीधा कितने से बढ़ेगा वो निकाल रहा हूँ। ये अगर 90% है टोटल का तो 10% कितना,
देखो टोटल आएगा 23 लाख, ठीक है, और ये आएगा 2,30,000। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2,30,000। बताओ, बंद करने की वजह से कॉस्ट इतना इनकर्ड हो रहा है ना, लॉस इतना हो रहा है 471, और कमाई बचेगी इतनी, तो एक्सेस गेन है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? सी को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक्सेस गेन ओवर शट डाउन कितना आएगा? एक्सेस गेन आएगा ये निगेटिव में, याद रहेगा। अगर हम यही शॉट डाउन लेवल की बात करें तो आपको पता होनी चाहिए, एवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्स्ट्रा कॉस्ट, इसका फॉर्मूला है डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर यूनिट में निकालना है तो, और रुपीज में निकालना है सेल्स का लेवल, तो पीवी रेशियो। ठीक है, ये तो आपने आपके लेवल में भी है, आपके बुक में भी है, इससे रिलेटेड आपके बुक में क्वेश्चन भी है। वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है? लाइक करना है। कोई भी डाउट हो आपको कमेंट करना है। ठीक है, आप लोगों से अगले लेक्चर में मिलता हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है।